ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृष्णा भारद्वाज एक बहुत बड़ा क्लासिकल सिंगर था। न सिर्फ फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करता था, मगर कृष्णा बड़े बड़े कंसर्ट भी करता था। देश विदेश में उसकी क्लासिकल सिंगिंग के काफी चर्चे थे। ये देखकर अचानक कि श्रेया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश दरवाजे पर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। जब टेंशन से भरा चेहरा श्रेया का अचानक ही रिलैक्स नजर आया तो आकाश ने श्रेया के ठीक पीछे खड़े होकर देखा कि आखिर श्रेया टेबलेट में क्या पढ़ रही थी। जब आकाश ने कृष्णा भारद्वाज का नाम और उसकी कमेंट पढ़ी तो हैरान रह गया। आकाश भी अच्छी तरह जानता था कि कृष्णा भारद्वाज देश का कितना बड़ा सिंगर था, मगर वो यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर कृष्णा का श्रेया के साथ क्या कनेक्शन था। जब सारे प्रेस और मीडिया वाले श्रेया के खिलाफ हो गए थे तो श्रेया की सपोर्ट में आकर वह प्रेस और मीडिया से दुश्मनी क्यों मोल ले रहा था। धीरे से श्रेया की कंधों पर हाथ रखकर आकाश ने श्रेया से पूछा, क्या बात है, बड़ी स्माइल आ रही है चेहरे पे। जब श्रेया ने पीछे खड़े आकाश को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। श्रेया ने आकाश को कृष्ण की कमेंट दिखाते हुए कहा, यह देखो कृष्ण ने मेरे सपोर्ट में क्या कहा है। आकाश पहले से कमेंट पढ़ चुका था, मगर श्रेया के सामने झूठ मूठ कमेंट पढ़ने का नाटक करते हुए आकाश ने श्रेया से पूछा, कौन है यह कृष्ण भारद्वाज। श्रेया ने आकाश के कंधे पर हाथ रखकर आकाश से कहा, अरे तुम्हें याद नहीं है स्कूल का वह कृष्णा कितना अच्छा गाता था, वही तो है आज का सुपरस्टार कृष्ण भारद्वाज। श्रेया के चेहरे की स्माइल देखकर आकाश ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल लिए और बड़ा ही ठंडा रिएक्शन देते हुए श्रेया से पूछा, मगर स्कूल के बाद तो हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई इस कृष्णा से, अचानक तुम्हारे लिए उसके दिल में प्यार कहाँ से आ गया। श्रेया समझ चुकी थी कि आकाश को कृष्णा से कुछ जलन होने लगी थी। श्रेया ने आकाश को समझाते हुए कहा, तुम तो जानते हो, तुमसे बिछड़ने के बाद मैं 5 साल लंदन में थी, वहीं पर डांस सीख रही थी, छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करती थी। तभी मुझे अचानक वहाँ म्यूजिक शो के लिए आया हुआ कृष्णा मिला। हम वहाँ दोनों मिले, काफी सालों बाद एक दूसरे के साथ बातें की। जब कृष्णा को पता चला कि मैं डांसिंग में अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहती हूँ तो उसने अपने ऑर्गेनाइजर से कहकर अपने ही कंसर्ट में मेरी एक डांस आइटम भी ऑर्गेनाइज करवाई थी। कृष्णा गाता था और मैं उसके गाने पर डांस करती थी। अचानक श्रेया की बात काटते हुए आकाश ने कहा, अरे वाह, क्या जोड़ी है। अचानक श्रेया की बात काटते हुए आकाश ने कहा, वाह, अरे वाह, क्या जोड़ी है, वह सिंगर तुम डांसर। श्रेया ने आकाश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओहो आकाश, डोंट बी जेलस, ही इज अ स्वीट गाय। देखो ना, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद वह मेरे सपोर्ट में सोशल मीडिया पर लिख रहा है। मेरी वजह से उसके फैन उससे भी नाराज हो जाएंगे, बेचारा कृष्णा। यह कहते हुए श्रेया फिर से अपने टेबलेट में कृष्णा की लिखी हुई कमेंट की ओर देखने लगी। आकाश धीरे से श्रेया के हाथ से टेबलेट लेकर पास बैठे आर्यन को दे दिया और श्रेया के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, इस वक्त तुम्हें सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। जितना तुम लोगों की कमेंट पढ़ोगी उतना ही इमोशनली डिस्टर्ब होगी। तुम कल कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो ना। श्रेया अपनी आंखें झुकाकर नीचे खेल रही पिंकी की ओर देखने लगी। श्रेया ने आकाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वह बच्चों के पास बैठकर उनके साथ खेलने लगी। रात होते ही श्रेया ने पिंकी को नहलाकर बिस्तर पर सुला दिया। नन्ही से पिंकी पूरा वक्त अपनी मम्मा को पकड़े हुए थी। उसी वक्त आकाश भी बेडरूम के अंदर आया और श्रेया से कहने लगा, क्या मैं आज यहीं पर तुम दोनों के साथ सो सकता हूँ? तुम दोनों के बिना अब मुझे नींद नहीं आती। आकाश की बात सुनकर श्रेया की आंखें शर्म से झुक गई। पिंकी को बीच में सुलाकर आकाश और श्रेया पिंकी के अगल बगल में लेट गए। श्रेया ने एक ब्लैंकेट पिंकी के ऊपर रख दिया और खुद भी उसी ब्लैंकेट के अंदर लेट गई। बेड पर पड़ा दूसरा ब्लैंकेट आकाश ने अपने ऊपर डाल लिया। श्रेया धीरे से पिंकी को छाती पर थपकी देकर उसे सुला रही थी। जब श्रेया को यह एहसास हुआ कि पिंकी गहरी नींद में सो गई थी तो उसने साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑफ कर दिया। अंधेरा होती ही श्रेया के कानों पर आकाश की आवाज पड़ी। आकाश ने श्रेया से कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
क्या कल तुम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो? कहीं तुम नर्वस तो नहीं हो? श्रेया ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। मेरी बेटी मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगी। सुबह जब कोर्ट जाने के लिए आकाश और श्रेया पिंकी को लेकर अपने बेडरूम से बाहर निकले, तब आकाश ने देखा कि अनिका के बेडरूम से रोहित मारवा निकल रहा था। अनिका को के बेडरूम से रोहित को बाहर आते देखकर आकाश चौंक गया। आकाश के मुंह से स्पॉन्टेनियसली निकल गया, मिस्टर मारवा, क्या आप रात को? इससे पहले कि आकाश अपनी बात पूरी कर पाता, रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी नहीं आकाश, मैं गेस्ट रूम में सोया था। मैंने सोचा सुबह होते ही एक बार अनिका को देख लूं, कहीं वह जागी तो नहीं, मगर मैडम अब तक सोई हैं। कोर्ट जाने का टाइम हो गया है। जैसे ही रोहित आकाश की ओर आगे बढ़ने लगा, आकाश ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर मारवा, आप पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब यह कोर्ट आने की तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सारी तैयारियां कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोहित ने आकाश की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे प्रॉब्लम तुम्हें नहीं मुझे हो जाएगी। जब अनिका जागेगी और उसे यह पता चलेगा कि उसके घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और मैंने ठीक उसी वक्त अपनी बेस्ट फ्रेंड और उसके भाई का साथ नहीं दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रोहित की बातों से आकाश और श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे अनिका और रोहित सालों से शादी के बंधन में जुड़े हुए थे और अनिका एक काफी डिमोनेटिंग वाइफ थी। रोहित आकाश और श्रेया के ठीक आगे चलने लगा। आकाश श्रेया और पिंकी को अपनी कार में लेकर कोर्ट जाने लगा। रोहित अपनी कार में कोर्ट पहुंचा। जैसे ही श्रेया और आकाश अपनी कार से उतरे, ड्राइवर आया के साथ पिंकी को लेकर आगे चला गया। आकाश और श्रेया जैसे ही कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने लगे, अचानक ही कहीं से नताशा आकर श्रेया और आकाश के पांव पर पड़ गई और जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो आकाश, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी, मगर मुझसे मेरी बच्ची को मत छीनो। मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दो। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ। मैं तुम दोनों के रिश्ते में कभी बीच में नहीं आऊंगी। मैं चुपचाप अपनी बच्ची को लेकर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। नताशा को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर नताशा के साथ आए मीडिया रिपोर्टर्स अपना कैमरा ऑन करके नताशा की लाचारी लोगों को लाइव टेलीकास्ट करने लगे। नताशा चीख चीख कर एक ही बात दोहराती रही, प्लीज मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। नताशा जिस तरह अपनी बच्ची के लिए भीख मांग रही थी, वह देखकर श्रेया को मन ही मन नताशा के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ने लगी थी। अगर श्रेया को कानून की इज्जत ना होती तो वह इसी वक्त नताशा को सबके सामने वो जवाब देती कि कभी भी नताशा अपनी झूठी ममता का प्रदर्शन करने से पहले 100 बार सोचती। कचकचाते हुए दांतों से श्रेया ने नताशा से कहा, मैं आज तुमसे एक वादा करती हूँ, तुम पिंकी को जिंदगी में कभी वापस नहीं देख पाओगी। श्रेया की बात सुनकर नताशा मीडिया वालों की ओर देखकर फिर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, सुना आप लोगों ने? अरे कोई तो मेरी मदद करो। यह लोग मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बेटी कभी मेरे हवाले नहीं करेंगे। अरे 9 महीने मैंने अपने पेट में जिस बच्ची को रखा, पाल पोस कर उसे बड़ा किया, उस बच्ची को मुझसे छीनना चाहते हैं यह लोग। गुलेरिया परिवार बहुत ताकतवर है, मगर मैं तो यह सीधे सीधे परिवार से आई हूँ। भला इन लोगों से मेरा क्या मुकाबला? अब आप लोगों को ही मेरी मदद करनी होगी। इससे पहले कि श्रेया पलटकर नताशा का कोई जवाब देती, आकाश श्रेया को कंधे से पकड़कर कोर्ट रूम के अंदर ले जाने लगा। कॉरिडोर में श्रेया की मुलाकात संध्या से हुई। संध्या कोर्ट रूम के बाहर एक बेंच पर बैठी सुनवाई का इंतजार कर रही थी। श्रेया के आते ही वह अपनी जगह से खड़ी होकर श्रेया से कहने लगी, यह क्या कर रही हो तुम? चुपचाप पिंकी को नताशा के हवाले क्यों नहीं कर देती? क्यों एक माँ और बेटी को जुदा करना चाहती हो? आखिर प्लानिंग क्या है तुम्हारी? श्रेया ने गुस्से से संध्या की ओर देखते हुए कहा, देखें मिसेज मित्तल, आपको जो कुछ भी कहना है कोर्ट के अंदर जज के सामने कहिएगा। यहाँ चिकने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। श्रेया की बात पर भड़कती हुई संध्या ने कहा, क्या कहा तुमने? मिसेज मित्तल, शर्म नहीं आती अपनी माँ को इस तरह बुलाते हुए? श्रेया ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, तुम्हें माँ शब्द का मतलब कभी नहीं पता चलेगा। ममता क्या होती है यह तो तुम्हें पता ही नहीं है। और याद करो 5 साल पहले तुमने मुझसे क्या कहा था, जब मैंने जिंदगी में पहली बार तुमसे मदद की भीख मांगी थी। तब तुमने मुझसे कहा था कि अब तुम बड़ी हो गई हो। बचपन से लेकर आज तक अगर तुमने मुझसे पैसों की उम्मीद नहीं की तो अब क्यों कर रही हो? चलो आज से मैं तुम्हें इस बंधन से हमेशा के लिए आजाद करती हूँ।
आज से ना तुम मेरी बेटी हो और ना ही मैं तुम्हारी माँ। श्रेया ने अपने फोन से 5 साल पहले की संध्या की वह रिकॉर्डिंग उसे सुनाई। दरअसल श्रेया 5 साल पहले प्रेग्नेंट थी। मेहनत मजदूरी करके वह किसी तरह कुछ पैसे कमा लेती थी, मगर प्रेगनेंसी के कुछ महीनों बाद उसकी काम करने की ताकत कुछ कुछ कम होने लगी थी। ऐसे समय में श्रेया ने अपनी माँ संध्या को फोन करके कुछ पैसे उधार मांगे थे। तब संध्या ने यह सब कुछ श्रेया से कहा था। इससे पहले कि संध्या श्रेया को और कुछ कहती, आकाश ने श्रेया को सहारा देते हुए कहा, चलो मुझे लगता है अब हमें अंदर चलना चाहिए। और मिसेज मित्तल, बात रही रिश्ते की तो चलिए मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरी मंगेतर श्रेया का आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आज से उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ गुलेरिया परिवार के साथ होगा। आकाश गुलेरिया के मुंह से यह बात सुनते ही चिड़चिड़ी संध्या ने आकाश से कहा, यह क्या कह रहे हैं आप मिस्टर गुलेरिया? यह लड़की आपकी मंगेतर कब से हो गई? आकाश ने श्रेया की ओर देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और संध्या से कहा, स्कूल में जब मैंने इसे पहली बार देखा था तब से। आकाश श्रेया का हाथ पकड़कर उसे कोर्ट रूम के अंदर ले गया। संध्या के ठीक बगल में खड़ा प्रकाश मित्तल संध्या से कहने लगा, पागल हो गई हो तुम माँ बेटी, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या करने जा रही हो? तभी रोते हुए नताशा भी अपनी माँ के पास आकर खड़ी हो गई। संध्या ने प्रकाश मित्तल से कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार कहा तुमसे, कैलाश सब कुछ संभाल लेगा। बात बात पर उस आकाश गुलेरिया के सामने दुम हिलाना बंद कर दो तुम। प्रकाश मित्तल ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे तुम्हारा कैलाश अधिकारी तो आज नहीं तो कल देश छोड़कर चला जाएगा, मगर हमें तो यहीं रहना है ना दिल्ली में। तुम जानती नहीं गुलेरिया परिवार की पहुंच कितनी ऊपर तक है। दिल्ली में हमारा जीना हराम हो जाएगा। इस पर संध्या ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हो जाता है तो हो जाने दो, मगर अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरी बेटी को उसके अधिकार दिलाकर रहूंगी, और अगर तुम हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर लंदन चली जाऊंगी कैलाश के पास, वह हमें सिक्योरिटी देगा। संध्या की इस बात पर शर्म से अपना सर झुकाते हुए प्रकाश ने कहा, मैं सब जानता हूँ कि तुम कैलाश के पास क्यों जाना चाहती हो। यहाँ सबके सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ। नताशा ने अपनी माँ की साइड लेते हुए प्रकाश मित्तल से कहा, वाह वाह वाह, अब तो बड़ी जबान चल रही है आपकी, मगर जब आकाश आपके सामने खड़ा था तब कहाँ गए थे आपके यह तेवर? इससे तो अच्छा होता कि वह कैलाश अधिकारी ही मेरा बाप होता। अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनते ही प्रकाश का हाथ उठने ही वाला था, मगर इससे इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ सबके सामने तमाशा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कोर्ट में सभी लोग जज के आने पर अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और जज ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यू मे स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। जैसे ही चेयर पर बैठे हुए जज साहब ने यह ऑर्डर दिया, सबसे पहले नताशा के वकील ने जज साहब को केस की ओपनिंग देते हुए कहा, सर एक्चुअली हमें यह मुकदमा कोर्ट में लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाहर जमा भीड़ के गुस्से से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना क्लियर कट केस है। एक माँ को अपनी बच्ची से जुदा किया गया है, और मेरे ख्याल से दुनिया की कोई ताकत यह अधिकार नहीं रखती है कि एक माँ को अपनी छोटी मासूम बच्ची से दूर करे। मेरे क्लाइंट इस अदालत में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि हम लोग जिनके खिलाफ यह केस लड़ रहे हैं वह इस देश के काफी पावरफुल लोग हैं, मगर पावर का गलत इस्तेमाल करने से लोगों को रोकने के लिए ही तो कानून की स्थापना की गई है। और आज बाहर खड़े सारे लोग इस कोर्ट की ओर देखकर सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें आज इस कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। यह सारे लोग अपने लिए नहीं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वह सब मेरे क्लाइंट मिस नताशा को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मुझे नहीं लगता मुझे आगे इस केस में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है। अभी नताशा के वकील ने अपनी बात पूरी ही की थी कि नताशा अपनी जगह से खड़ी होकर जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगी, जज साहब मुझे यह केस नहीं लड़ना है। नताशा की बात सुनते ही कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। जज भी अपने स्पेक्स उतारकर हैरानी से नताशा की ओर देखने लगे। नताशा जोर जोर से रोने लगी। नताशा की सिसकियां कोर्ट रूम में मौजूद हर आदमी के दिल को छू गई थी। सभी लोगों के मन में नताशा के लिए सिंपैथी जाग गई थी। यहाँ तक कि जज साहब नताशा की हालत पर तरस खाने लगे थे। जज साहब ने नताशा को शांत करते हुए कहा, देखिए आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। संध्या नताशा को सहारा देते हुए विटनेस बॉक्स तक ले आई।
विटनेस बॉक्स में आने के बाद नताशा की सिसकियां और बढ़ने लगी। नताशा ने अपना सर झुकाकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आकाश की ओर देखकर कहा, मुझे कोई केस नहीं लड़ना है। मैं यह केस वापस लेना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इतने ताकतवर लोगों के सामने मैं नहीं लड़ सकती हूँ। बस किसी तरह मुझे मेरी बच्ची से मिलने की इजाजत दे दी जाए। बचपन से लेकर आज तक मेरी बच्ची ने मेरे बिना एक दिन भी नहीं गुजारा और मैं भी अपनी बच्ची के बिना एक पल जिंदा नहीं रह सकती हूँ। कई दिनों से मैंने अपनी बच्ची को नहीं देखा है। मैं जानती हूँ कि आकाश और उसका परिवार काफी पावरफुल लोग हैं। मैं उनसे लड़ना नहीं चाहती। बस मैं यहाँ इस कोर्ट रूम में सबके सामने आकाश से भीख मांगती हूँ कि मुझे मेरी बच्ची से मिलने की इजाजत दे दी जाए। उसे एक नजर देखने के लिए मैं तड़प रही हूँ। तुम्हें जिसके साथ रिलेशनशिप में रहना है रहो, जिसके साथ शादी करनी है करो, चाहे मुझे ठुकरा दो, मगर मेरी बच्ची को मुझसे जुदा मत करो। प्लीज आकाश, ऐसा मत करो। यह कहते हुए नताशा विटनेस बॉक्स में घुटनों के बल नीचे बैठ गई। नताशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकती थी। नताशा को इस तरह ड्रामा करते हुए देखकर श्रेया को नताशा के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि यही सब के सामने वह नताशा को इतना पीटे कि पिंकी के ऊपर किए गए हर जुल्म की वह सबके सामने माफी मांगने लगे। मगर श्रेया अच्छी तरह जानती थी कि कोर्ट में जस्टिस पिंकी और श्रेया के हक में ही होगा। आकाश भी अच्छी तरह जानता था कि नताशा जितना ड्रामा करेगी उसका अंजाम भी उतना ही बुरा होगा नताशा के लिए। संध्या नताशा को सहारा देती हुए फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। जज साहब अपने रिमार्क्स में कुछ लिखने लगे। कुछ देर सारे रिमार्क्स लिखने के बाद जज साहब ने आकाश के वकील से कहा, यू मे पुट अप योर ओपनिंग एज वेल। आकाश की लॉयर ने अपनी जगह से खड़े होकर पहले तो नताशा की ओर देखकर ताली बजाई और फिर जज साहब से कहा, सर, इस केस की ओपनिंग शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज इस कोर्ट रूम में हमने जो अदाकारी देखी है वह शायद हमें दुनिया की किसी फिल्म में देखने ना मिले। अगर मेरे बस में होता तो मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिस नताशा को जरूर देता। जज ने आकाश के वकील को सीधे मुद्दे पर आने के लिए टोका। जज साहब की माफी मांगते हुए आकाश के वकील ने कहा, सर, मुझे अपने ओपनिंग में ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना। बस मैं आपको यह कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ इन डॉक्यूमेंट्स पर अगर आप एक बार नजर डालें तो दूध का दूध और पानी का पानी यही सबके सामने हो जाएगा। यह कहते हुए आकाश के वकील ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जज के असिस्टेंट को दे दी। जब असिस्टेंट ने जज के सामने वह फाइल रखी तो जज साहब एक के बाद एक फाइल के पन्ने उलटकर उसे पढ़ने लगे। जैसे जैसे जज फाइल को गौर से पढ़ रहे थे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। जज साहब को देखकर लग रहा था जैसे वह फाइल में लिखी हुई बात पढ़कर काफी हैरान हो गए थे। कोर्ट में मौजूद तमाम लोग गौर से जज साहब के एक्सप्रेशन को देख रहे थे। जज साहब के एक्सप्रेशन को देखकर लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि उनके सामने पेश किया गया डॉक्यूमेंट जरूर केस में कोई नया ट्विस्ट लेकर आने वाला था। कुछ देर तक अपने सामने रखी फाइल को गौर से पढ़ने के बाद फाइनली जज साहब ने अपने स्पेक्स उतारकर अपनी आंखें मचलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कोर्ट रूम को एड्रेस करते हुए जज साहब ने कहा, अभी अभी मेरे सामने जो सबूत पेश किया गया है उसने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नन्ही पिंकी गुलेरिया मिस नताशा मित्तल की नहीं बल्कि मिस श्रेया की बेटी है। जज साहब की बात सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। नताशा की मां अपने आसपास बैठे लोगों को हैरान होकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जज साहब किस रिपोर्ट की बात कर रहे थे। तभी श्रेया की लॉयर ने जज साहब को एड्रेस करते हुए कहा, योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट की ओर से इसी कोर्ट में उल्टा मिस नताशा के ऊपर केस फाइल करने जा रहा हूँ। नताशा ने मेरी क्लाइंट की बच्ची को आज से 6 साल पहले चुराया था, जिसकी वजह से मेरी क्लाइंट को काफी इमोशनल और फाइनेंशियल ड्रामा से गुजरना पड़ा था। मेरी क्लाइंट ने इतने सालों में जो भी तकलीफें सही है उन सारी तकलीफों का मुआवजा मिस नताशा को हर्जाने के रूप में चुकाना होगा। आई विल सी टू इट दैट दिस गर्ल ओवर हियर गेट्स हर ड्यू पनिशमेंट एंड आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू बेंच टू एड्रेस दिस केस on this immediately basis.
क्योंकि मुझे शक है कि आज सबके सामने इस बात का खुलासा होने के बाद मिस नताशा देश से फरार होने की साजिश भी कर सकती हैं और मैं कानून से गुजारिश करूंगा कि मिस नताशा को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ममता की आड़ में कोई और औरत कभी किसी माँ और बेटी को जुदा करने की हिम्मत न करे। वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट में बैठा हर शख्स नताशा को गिरी हुई नजरों से देखने लगा। जो लड़की अभी कुछ देर पहले एक दुखियारी माँ होने का ढोंग कर रही थी, वह इस वक्त सभी की नजरों में एक बच्चा चुराने वाली हार्टलेस औरत बन चुकी थी। जब नताशा ने श्रेया की वकील की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया को यह बात कैसे पता चली कि पिंकी उसकी बच्ची थी। नताशा ने पिंकी के जन्म के बाद जिस सफाई से पिंकी को श्रेया से दूर किया था, नताशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। नताशा ने चीखते चिल्लाते हुए कहा, यह सब झूठ है। मुझे पहले से ही पता था कि यह लोग जरूर इस केस को अपने फेवर में करने के लिए झूठे सबूत पेश करेंगे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नताशा कोर्ट में बैठे सभी लोगों को फिर से अपनी ओर खींचने के लिए यह बातें कर रही थी, मगर नताशा का वकील अब यह जान चुका था कि वह जिस क्लाइंट के लिए दलीलें पेश कर रहा था, अब वह क्लाइंट खुद गुनहगार साबित हो चुका था, क्योंकि कोर्ट में जो भी प्रूफ सबमिट किए जाते हैं वह हाईएस्ट अथॉरिटी से पहले ही अप्रूव करवा लिए जाते हैं। इसलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं था। अगर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में यह लिखा था कि श्रेया और पिंकी माँ की बेटी थी, इसका मतलब साफ था कि नताशा ने श्रेया से 6 साल पहले उसकी बच्ची चुराई थी। नताशा का वकील समझ चुका था कि जो लोग अब तक उसके फेवर में कोर्ट के बाहर खड़े थे, अब वह उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। केस जीतना तो वह बहुत दूर की बात थी, मगर अब कोर्ट से निकलकर वह वकील का घर जाना भी मुश्किल हो चुका था। वह बस अपना सर झुकाए अपनी चेयर पर बैठा रहा, मगर उसके ठीक पीछे बैठी नताशा जोर जोर से सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि यह लड़की श्रेया बचपन से उससे जलती आई है और आज उसकी बच्ची पिंकी को भी हमेशा के लिए उससे दूर करने के लिए कोई बड़ी साजिश कर रही है। नताशा की बात सुनते ही श्रेया धीरे से चलकर नताशा के पास आई। श्रेया का मन कर रहा था कि वह नताशा को सबके सामने खींचकर एक थप्पड़ जड़ दे, मगर वह जानती थी कि ऐसा करना कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन करना होगा। इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए श्रेया ने नताशा से पूछा, चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना तुम्हारी वह हालत करूंगी कि तुम कभी सोच भी नहीं सकोगी। उस डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पिंकी मेरी बच्ची है। अब बताओ तुमने किस तरह चुराया था मेरी बच्ची को 6 साल पहले। श्रेया के वकील ने एक और फाइल निकालकर जज साहब के असिस्टेंट के हाथ में थमा दी। श्रेया के वकील ने कहा, हमारे पास इस बात का भी सबूत है कि किस तरह मिस नताशा ने प्लानिंग करके मेरी क्लाइंट की बच्ची को चुराया था। जिस दिन मिस पिंकी गुलेरिया का जन्म हुआ था, उसी रात को मिस नताशा ने लंदन की फ्लाइट पकड़ी थी और जब उन्होंने फ्लाइट बोर्ड की थी तब उनके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। यह बात ऑन रिकॉर्ड है। मैंने सारे सबूत सबमिट कर लिए हैं। जब श्रेया के वकील ने नताशा के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में सबमिट किए तो संध्या के ठीक बगल में बैठा कैलाश अधिकारी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नताशा को पहचानने में उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई थी। तभी धीरे से किसी ने कैलाश अधिकारी के कंधे पर टैप किया। जब कैलाश अधिकारी ने अपने बगल में देखा तो रोहित मारवा उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहित ने कैलाश अधिकारी से कहा, क्या आप अभी भी इस केस में इन दोनों माँ बेटी का साथ देना चाहेंगे? कैलाश अधिकारी अच्छी तरह जानता था कि भले ही संध्या उसका पुराना प्यार था, मगर इस देश में अगर उसने संध्या और उसकी बेटी का साथ दिया तो बात गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार से दुश्मनी तक पहुंच जाएगी और इन दोनों पावरफुल खानदानों में से एक के साथ दुश्मनी लेना कैलाश अधिकारी के लिए फायदे का सौदा नहीं होता। कैलाश ने भी रोहित की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने तो सोचा था कि मैं एक लाचार माँ को अपनी बच्ची से मिलवाने जा रहा हूँ, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। मैं जिसे मासूम समझ रहा था दरअसल वही चोर निकली। मगर चलो, कहीं न कहीं एक माँ और एक बच्ची का मिलन जरूर हो गया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद रोहित ने मिस्टर प्रकाश मित्तल की ओर देखकर पूछा, क्या मिस्टर मित्तल, अभी आप अपनी बेटी का सपोर्ट करेंगे? प्रकाश मित्तल का सर शर्म से झुक चुका था। रोहित उन्हें देखकर यह समझ चुका था कि नताशा की करतूतों के बारे में प्रकाश मित्तल को कोई अंदाजा नहीं था
और ना ही मारवा खानदान और गुलेरिया खानदान के साथ लड़ने की उनमें कोई हिम्मत थी। वहां जज साहब ने नताशा की ओर देखते हुए पूछा, मिस नताशा, हमारे पास आपके खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नताशा अच्छी तरह जानती थी कि वह चारों तरफ से गिर चुकी है। उसके बचाव में अब कोई खड़ा नहीं रहना चाहता था। नताशा को बचने के लिए जो कुछ भी करना था वह उसे खुद ही करना था। तभी नताशा ने कोर्ट में सबके सामने एक ऐसी बात कही जिससे जज समेत सारे लोग शॉक हो गए। नताशा ने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मैं मानती हूँ कि पिंकी मेरी बायोलॉजिकल औलाद नहीं है, मगर फिर भी कानून इस बच्ची को मुझसे अलग नहीं कर सकता है। नताशा की बात सुनकर जज समेत कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। नताशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हो सकता है कि पिंकी श्रेया की बायोलॉजिकल बेटी हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने पिंकी को चुराया है। दरअसल जज साहब, पिंकी मुझे लवारिस हालत में रास्ते से मिली थी। जन्म देने के बाद श्रेया ने इसे कहीं छोड़ दिया था और इसे कुदरत का करिश्मा कहिए कि मैं जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते पर मैंने एक नन्ही सी बच्ची को रोती हुई आवाज में सुनी। एक कपड़े में लपेटी हुई छोटी सी पिंकी की रोती हुई आवाज सुनकर मेरा दिल पिघल गया। उस वक्त तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि कोई माँ कैसे एक न्यू बॉर्न बब्बी को अपने आप से अलग कर सकती थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि यह काली करतूत श्रेया की थी। उस लवारिस बच्ची को मैंने अपनाने की कोशिश की। क्या यह कोई अपराध है, कोई गुनाह है, योर ऑनर? नताशा के बयान ने फिर से केस में एक नया ट्विस्ट खड़ा कर दिया था। नताशा की बात को सच या झूठ साबित करने के लिए किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। कोर्ट में मौजूद सभी लोग फिर से एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। जज भी हैरान हो गए। नताशा की इतनी सीरियस एलिगेशंस के बावजूद रोहित और आकाश के चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी और ना ही कोई नर्वसनेस। श्रेया की वकील ने नताशा की बात पूरी होते ही एक और फाइल अपने डेस्क से उठाई और उस फाइल को खोलकर जज साहब के सामने पढ़ने लगा। वकील ने कहा, याराना, मिस नताशा एक ऐसी खतरनाक और चालाक क्रिमिनल है जो अपने जुर्म को इतनी आसानी से कबूल करने वाली नहीं है। यह बात मेरी क्लाइंट को पहले से पता थी और इसलिए सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद ही हम इस होटल में आए हैं। मेरे हाथ में इस वक्त जो फाइल है उसके अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि अभी अभी मिस नताशा ने सबके सामने जो कुछ भी कहा था वह उनकी पिछली बातों की तरह ही सिर्फ एक झूठ था। यह देखिए सर, इस डॉक्यूमेंट में उन दोनों नर्सेज के बयान और इनकम स्टेटमेंट हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि 6 साल पहले मिस पिंकी गुलेरिया के जन्म के कुछ ही घंटों पहले मिस नताशा ने उस हॉस्पिटल की 2 नर्सेज को पैसे खिलाकर उनके जरिए मेरी क्लाइंट मिस श्रेया की नवजात बच्ची को उस हॉस्पिटल से चुराया था। अगर आप चाहें तो दोनों नर्सेज को कोर्ट में बुलाकर उनका स्टेटमेंट टेस्टिफाई भी कर सकते हैं। मेरे हाथ में यह एक और डॉक्यूमेंट है। पिछले 6 सालों में मेरी क्लाइंट ने तरह तरह की जासूस और डिटेक्टिव एजेंसीज को अप्रोच किया था। उनकी फीस के तौर पर मेरी क्लाइंट मिस श्रेया ने अपनी जिंदगी की पूरी आमदनी खर्च कर दी थी। यहाँ तक कि आज भी उनके ऊपर काफी बैंक लोन पेंडिंग है और यह सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उन जासूसों को अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए दिया था। अब आप ही बताइए जज साहब, जिस माँ ने अपनी बच्ची को खुद लवारिस रास्ते पर छोड़ दिया हो, क्या वह अपने बच्चे को फिर से पाने के लिए इतने हाथ पैर मारेगी, लाखों करोड़ों के बिल चुकाएगी? श्रेया के वकील भी तमाम दलीलें सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। दोनों पक्षों के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस नताशा, जिन्होंने मिस श्रेया और मिस्टर आकाश गुलेरिया पर अपनी बच्ची को जबरदस्ती उनके पास से छीनने का केस किया था, वह केस बिल्कुल बेबुनियाद है और यह अदालत मिस्टर गुलेरिया और श्रेया को इस केस से बाइज्जत रिहा करती है। और रही बात मिस नताशा की गुनाह की, तो अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को हुक्म देती है कि वह जल्द से जल्द नताशा को हिरासत में ले ले और उन पर मिस श्रेया का बच्चा चुराने का मुकदमा जल्द से जल्द कोर्ट में दाखिल करे ताकि कोर्ट उन्हें सख्त से सख्त सजा सुना सके। जैसे ही जज साहब ने फैसला सुनाया, सारे मीडिया रिपोर्टर्स कोर्ट के रूम में तेजी से बाहर निकल गए। आकाश गुलेरिया और मिस श्रेया के केस में एक बड़ा ट्विस्ट आया था और उनकी टीआरपी के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। जो रिपोर्टर्स कुछ देर पहले श्रेया को एक बेहद गिरी हुई औरत साबित करने में लगे हुए थे,
वहीं प्रेस रिपोर्टर अब नताशा के बारे में चिक कर नीची और हल्की बातें करने लगे थे। जज साहब के जाते ही पुलिस ने नताशा को हिरासत में ले लिया। नताशा जोर जोर से चीखने लगी, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। संध्या दौड़कर अपनी बेटी नताशा को बचाने के लिए नताशा के पास पहुंची, मगर पुलिस की लेडी कांस्टेबल ने संध्या को नताशा से दूर कर दिया और नताशा को पुलिस वैन में बिठाकर वहां से चली गई। संध्या ने अपने लॉयर का कोट पकड़कर उसे बड़ी ही सख्त आवाज में पूछा, यह क्या किया तुमने वकील? हमने तुम्हें इतनी बड़ी फीस दी थी हमारी बेटी को बचाने के लिए, मगर वहाँ जज साहब ने ऑर्डर सुना दिया, मेरी बेटी को सजा दे दी और तुम चुपचाप खड़े देखते रहे। किस बात के लिए पैसे दिए थे हमने तुम्हें? वकील ने धीरे से संध्या का हाथ अपने कोट से निकालते हुए कहा, देखिए मिसेज मित्तल, एक वकील और उसकी क्लाइंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्लाइंट अपने वकील से कोई बात छुपाएगा नहीं, खासकर ऐसी बात जो केस से जुड़ी हो। आप लोगों ने मुझसे यह बात छुपाई थी कि आपकी बेटी दरअसल छोटी सी बच्ची मिस पिंकी गुलेरिया की असली माँ ही नहीं है। मैं खुद 2 बेटियों का बाप हूँ। आज जज साहब ने मिस नताशा को जो भी सजा सुनाई वह तो शुरुआत है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मिस नताशा को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। वकील ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ मिस मित्तल, आगे आपका केस मैं नहीं लड़ूंगा। चाहे तो आप अपनी फीस वापस ले सकती हैं। अरे मैं तो क्या, दिल्ली में कोई वकील अब आपके केस पर हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने मुंह मांगी कीमत लेकर भी आपका केस लड़ा तो यह केस उस वकील की जिंदगी का आखिरी केस होगा। बाहर लोगों का गुस्सा जाकर देखिए जरा, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया है वह गुनाह नहीं बल्कि पाप है। अब भुगतिए सजा जिंदगी भर। वकील की बातें सुनकर संध्या के हाथ पांव कांपने लगे थे। अचानक ही उसकी आवाज में नरमी आ गई। संध्या ने वकील के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखिए वकील साहब, मेहरबानी करके इस सिचुएशन से हमें बाहर निकालिए। मैं मेरी बेटी को इस तरह सजा होते नहीं देख सकती। बचा लीजिए वकील साहब, हमें बचा लीजिए। चाहे तो आप हम सब से दुगुने पैसे ले लीजिए। जो फीस हमने आपको दी है वह भी वापस नहीं चाहिए हमें। बस किसी तरह मेरी बेटी को सजा होने से बचा लीजिए। प्रकाश मित्तल ने वकील को जो फीस दी थी वह काफी ऊंची थी। जब वकील ने संध्या के मुंह से यह सुना कि उन्हें फीस में दिए गए पैसे वापस नहीं चाहिए, तो अपनी एक मोरल ड्यूटी होने के नाते वकील संध्या से कहा, देखिए आपकी मदद करने में मेरी वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, मगर हाँ, एक वकील होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है कि मैं अपने क्लाइंट को सच्ची सलाह दूं। देखिए सजा से बचना है तो आपकी बेटी के लिए नामुमकिन है। अगर आप सजा कुछ कम करवाना चाहती हैं तो कोर्ट में तो आपको 2 चीजें करनी होगी। एक तो आपकी बेटी से कहिए कि कोर्ट में जब कौन सी सजा के लिए सुनवाई हो शुरू की जाए तब पहले ही वो अपने गुनाह को कन्फेस कर ले। और दूसरी सबसे अहम बात, आपको किसी तरह मिस श्रेया को कन्विंस करना होगा कि वह जज सामने के सामने आकर कहे कि उन्होंने आपकी बेटी को माफ कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि आपकी बेटी को कुछ कम सजा हो, मगर याद रहे यह सब कुछ अगली सुनवाई से पहले होना चाहिए। यह कहते हुए वकील वहां से चला गया। वकील की बात सुनने के बाद अचानक ही संध्या के मन में उम्मीद की एक किरण जागी थी। वह दौड़कर सीढ़ियों के पास खड़े आकाश, रोहित और श्रेया के पास गई और श्रेया के हाथ कसकर पकड़ते हुए कहने लगी, सुनो श्रेया, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो और जज साहब से कह दो कि तुमने नताशा को माफ कर दिया है। चलो अभी मेरे साथ। जैसे ही संध्या ने श्रेया को खींचने की कोशिश की, संध्या भी अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर संध्या को ऐसा करने से रोक लिया और कहा, छोड़ दीजिए मुझे। मेरी बच्ची को मुझसे अलग करने वाली औरत को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इस पर संध्या ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, और तुम जो एक माँ को अपनी बेटी से दूर कर रही हो उसका क्या? चुपचाप चलो मेरे साथ, यह तुम्हारी माँ का हुक्म है। अगर अपनी माँ की बात भी नहीं मानोगी तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चलो इसी वक्त मेरे साथ और जज साहब से कह दो कि तुमने नताशा को माफ कर दिया है, तुम यह केस वापस ले रही हो। तभी झटके से अपने दोनों हाथ संध्या की गिरफ्त से छुड़ाती हुई श्रेया ने कहा, एक ऐसी माँ जिसने बचपन से लेकर आज तक मुझे सिर्फ दुख और तकलीफें दी हैं, एक ऐसी बहन जिसने बचपन से लेकर आज तक हमेशा ही मुझे बर्बाद कर देना चाहा है, मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, यहाँ तक कि मुझसे मेरी मासूम बच्ची तक छीन ली। उन दोनों माँ बेटियों को मैं इस जन्म में तो क्या अपने आने वाले किसी जन्म में माफ नहीं करने वाली हूँ। नताशा को मैं कभी माफ नहीं करूंगी।
इससे पहले कि संध्या श्रेया की इस बात से गुस्सा होकर उस पर अटैक करती, रोहित और आकाश दोनों श्रेया के सामने आकर खड़े हो गए। जैसे ही पीछे खड़े प्रकाश मित्तल ने रोहित और आकाश को इस तरह संध्या के सामने खड़े देखा, प्रकाश मित्तल दौड़कर संध्या के पास आया और उसे दोनों कंधों से पकड़ लिया। संध्या जान चुकी थी कि अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि शहर के सबसे ताकतवर दोनों परिवार अब श्रेया के बचाव में खड़े थे। संध्या सिसक सिसक कर कोर्ट रूम के बाहर रोने लगी। आकाश, श्रेया और रोहित कोर्ट रूम की सीढ़ियां उतरकर अपनी कार की ओर चलने लगे। तभी पीछे से संध्या ने आवाज देते हुए कहा, इससे तो अच्छा होता कि तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हें जहर खिलाकर मार देती। तुम्हें मैंने जिंदा रखकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। संध्या की बात सुनते ही आकाश ने मुड़कर संध्या से पूछा, यह किस तरह की बातें कर रही हैं आप? क्या सचमुच आप श्रेया की माँ हैं? मैं नहीं मानता। जहाँ एक तरफ आप अपनी एक बेटी के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रही हैं, दूसरी तरफ आप अपनी दूसरी बेटी के मरने की दुआएं कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इसकी सगी माँ हैं। आकाश की बात का जवाब देते हुए संध्या ने कहा, बदकिस्मती से यह मेरी ही औलाद है, मगर खून इसके अंदर अपने बाप का है, जो मुझे कुंवारी माँ बनाकर भाग गया था और आज ये भी मुझे पीठ दिखाकर भाग रही है। आखिर इसके अंदर भी तो उसी राक्षस का खून दौड़ रहा है। इससे पहले कि संध्या और कुछ कहती, प्रकाश मित्तल सख्ती से संध्या को कोर्ट रूम के अंदर ले गया। जब आकाश, रोहित और श्रेया अपनी कार के पास पहुंचे, तब अचानक ही आकाश को कुछ याद आया। आकाश ने श्रेया से पूछा, क्या तुम अपने पापा को जानती हो? क्या मिस मित्तल ने तुम्हें कभी तुम्हारे बाप के बारे में कोई बात की है? कुछ देर सोचने के बाद श्रेया ने आकाश से कहा, नहीं। मैंने बचपन में जब भी पूछने की कोशिश की तो माँ ने मुझे सिर्फ यही कहा कि वह एक खतरनाक आदमी है, जिसे लोगों की इमोशंस की बिल्कुल परवाह नहीं है। श्रेया के मुंह से यह बात सुनते ही आकाश और रोहित दोनों ही एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। उन दोनों के दिमाग में एक ही बात बिजली की तरह चमकी थी। तभी रोहित ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, क्या यह हो सकता है कि श्रेया के पापा कैलाश अधिकारी हों? कोर्ट रूम के अंदर संध्या सिसक सिसक कर रो रही थी। प्रकाश मित्तल किसी तरह उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। तभी प्रकाश मित्तल को अपने आप से दूर करते हुए संध्या ने कहा, दूर हो जाओ तुम तो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हो। एक बाप होने के बावजूद अपनी बच्ची को इस तरह सजा होते हुए कैसे देख सकते हो तुम? इससे पहले कि प्रकाश कुछ कह पाता, संध्या ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मगर आखिर तुम जाता भी क्या है? क्योंकि असलियत तो यह है कि नताशा तुम्हारी बेटी है ही नहीं। अरे तुम तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। नताशा का असली बाप कैलाश अधिकारी है। कोर्ट रूम में ठीक संध्या के पीछे खड़ा कैलाश अधिकारी संध्या की बात सुनकर शॉक हो गया। जैसे ही कैलाश अधिकारी ने संध्या की बात सुनी, वह तेजी से दौड़कर संध्या के पास आया। कैलाश अधिकारी ने संध्या को जमीन से सहारा देकर उठाया और पूछा, यह क्या कर रही हो तुम संध्या? नताशा मेरी बेटी है, रोती हुई संध्या ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, नताशा हमारे प्यार की निशानी है, जिसे तुम मेरे पेट में छोड़कर चले गए थे। कैलाश कुछ देर तक हैरान होकर संध्या को देखता रहा। कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कैलाश ने संध्या से पूछा, मगर ये कैसे हो सकता है? इससे पहले कि कैलाश अधिकारी अपनी बात आगे बढ़ाता, संध्या ने अपनी मुट्ठी में दबाया हुआ एक लड़की का लंबा बाल कैलाश अधिकारी को दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो यह देखो, मैंने अभी अभी मेरी बच्ची के सर से यह बाल निकाला है। तुम जाकर इस बाल के जरिए डीएनए टेस्ट करवा लो। मेरी बात पर भले ही तुम यकीन न करो, मगर डीएनए टेस्ट पर तो जरूर विश्वास होगा न तुम्हें। कैलाश अधिकारी ने संध्या के हाथों से वह बाल अपने हाथ में लिया। कैलाश ने संध्या से कहा, अगर यह बात सच है तो तुमने मुझे यह बात सबसे पहले क्यों नहीं बताया था? रोती हुई संध्या ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती थी। इतने सालों में मैं, मेरी बच्ची, मेरा छोटा सा परिवार बहुत खुश थे। मुझे तुमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। मैं तो हमारे पुराने संबंधों का वास्ता देकर तुमसे सिर्फ अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहती थी, मगर आज तुम्हारे होते हुए भी वो लोग मेरी बच्ची को मुझसे छीनने में कामयाब हो गए। मगर तुम तो पावरफुल हो। तुम यह कैसे देख सकते हो कि तुम्हारी बेटी को इस तरह एक मामूली क्रिमिनल की तरह वह लोग जेल की सलाखों के पीछे डाल दें, और तो और उसे सख्त से सख्त सजा सुनाने वाले हैं। यह सब
कुछ तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? आखिर नताशा तुम्हारा ही खून है, तुम्हारी अपनी बेटी है वह नताशा। कैलाश अधिकारी की बेटी थी, यह सुनकर कैलाश पूरी तरह से हिल गया था। चाहे कैलाश अधिकारी सालों से दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड डॉन था, मगर जब संध्या के मुंह से उसने यह सुना कि नताशा उसकी अपनी सगी औलाद थी, तो कैलाश का दिल भी पिघलने लगा था। कैलाश ने उस बाल को बड़े ही ध्यान से अपनी कोट की जेब में रखते हुए संध्या से कहा, देखो संध्या, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। अगर यह बात झूठ निकली तो याद रखना, मैं तुम्हें इतने बड़े झूठ की सजा अपने हाथों से दूंगा। संध्या ने कैलाश की बात को बीच में काटते हुए कहा, और अगर मेरी यह बात सच निकली तो क्या तुम मेरी बेटी को सजा होने से रोक लोगे? कैलाश अधिकारी ने अपने दोनों मुट्ठी कसते हुए कहा, अगर नताशा मेरी बेटी है तो दुनिया की कोई ताकत उसे सजा नहीं दिला सकती। कैलाश के चेहरे पर गुस्सा देखते हुए संध्या ने कहा, हाँ नताशा तुम्हारी बेटी है, बचा लो उसे किसी तरह, उसे जेल से बाहर निकालो, अपने साथ कहीं दूर लेकर चले जाओ। मुझे पता है कि तुम हमारी बच्ची का अच्छी तरह ख्याल रखोगे। अगर यहाँ रही तो वह लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बचा लो मेरी बच्ची को, बचा लो अपनी औलाद को। बस इतना याद रखना कि मैंने अपनी बच्ची को आज तक इस सच्चाई के बारे में कभी नहीं बताया। तुम भी इस राज को राज ही रहने देना। संध्या अच्छी तरह जानती थी कि कैलाश इतना पावरफुल था कि डीएनए टेस्ट करवाने के लिए वह नताशा तक जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच सकता था, मगर उसे ऐसा करने से रोकने के लिए संध्या ने कहा, वादा करो मुझसे कि तुम कभी उसके मन में यह शक नहीं पैदा होने दोगे कि तुम ही उसके असली बाप हो। जब तक यहाँ सब कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक हमें हमारी बच्ची से यह राज छुपाना होगा। तुम चाहो तो नताशा के इस बाल के जरिए डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। संध्या की बात सुनने के बाद कैलाश ने अपनी कोट की जेब से वह बाल निकाला और अपने आदमी के हाथों में वह बाल थमाते हुए कहा, इस डीएनए सैंपल को संभाल कर रखो। मैं जल्द से जल्द किसी रिप्यूटेड लेबोरेटरी से एक डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। जब श्रेया और आकाश गुलेरिया हाउस पहुंचे तब बेडरूम में दाखिल होते ही आकाश ने श्रेया को गले से लगा लिया। कोर्ट में जो कुछ भी हुआ था वह सब श्रेया के लिए काफी इमोशनल ड्रामा से भरा हुआ था। आकाश ने श्रेया को टाइट हग करते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं, तुम और पिंकी अब हमेशा साथ साथ खुश रहेंगे। बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे। रोहित मारवा अनिका का हाल चाल जानने के लिए वापस गुलेरिया हाउस आया था। आकाश के बेडरूम में दाखिल होते हुए अपना गला खराशते हुए रोहित ने कहा, वेल आई विश यू बोथ गुड लक फॉर दैट। मगर उससे पहले हमें इस बात का भी पता लगाना है कि आखिर मिसेस मित्तल ने कौन से राज छुपाए हैं आज तक। आकाश ने रोहित को हैरानी से देखते हुए पूछा, मगर हम कैसे पता लगाएंगे? इससे पहले कि रोहित आकाश की बात का जवाब देता, राजलक्ष्मी कॉरिडोर से कमरे की ओर आई और आकाश और रोहित से कहने लगी, सर मैं कुछ देर अब आराम करने अपने कमरे में जा रही हूँ। मैडम ने मुझे उनकी कजिन पर नजर रखने को कहा था। मैं काफी टाइम से हॉस्पिटल में थी। उसके बाद जब मैं घर आई तब मैं सीधे मैडम को देखने ऊपर उनके कमरे में चली गई। मैडम अब तक जागी नहीं है। 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कहीं उनके शरीर में शुगर लेवल कम न हो जाए, इसलिए मैंने उनके शरीर में ड्रिप के जरिए सारे जरूरी न्यूट्रिशियंस इंजेक्ट कर दिए हैं। टेंशन की कोई बात नहीं, मैडम इज ऑब्वियसली ऑल राइट। बस अब कुछ देर मुझे भी नींद की जरूरत है। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी प्लीज लेट मी नो। यह कहकर जब राजलक्ष्मी अपने कमरे की ओर जाने ही वाली थी, रोहित ने राजलक्ष्मी को रोकते हुए कहा, वेल राजलक्ष्मी, क्या तुम हम लोगों की एक छोटी सी मदद कर सकती हो? मैं जानता हूँ कि अनिका तुम पर बहुत विश्वास करती है। अगर अनिका तुम पर इतना विश्वास करती है तो जाहिर है आगे चलकर मुझे भी तुम पर उतना ही विश्वास करना होगा। राजलक्ष्मी की आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी, मगर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, जी सर कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? रोहित ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम हमारे लिए एक डीएनए टेस्ट कर सकती हो? डीएनए टेस्ट का नाम सुनते ही राजलक्ष्मी की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो गई। राजलक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा था। क्या कोई किसी भी बायोलॉजिकल औलाद नहीं थी? हर दूसरे दिन कोई न कोई मैटर खड़ा हो जाता था और डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती थी।
जब से राजलक्ष्मी दिल्ली आई थी उसका काम बस इतना ही रह गया था कि वह हर दिन यह प्रूव करती रहे कि कौन किसका बायोलॉजिकल बाप है और कौन किसकी बायोलॉजिकल संतान है। राजलक्ष्मी एक डॉक्टर कम और एक पैथोलॉजिस्ट ज्यादा बन चुकी थी। मन ही मन राजलक्ष्मी यह सोचने लगी थी कि शायद ही कभी किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय का इस तरह से एक्सप्लेनेशन हुआ तो होगा कि एक ही काम उससे बार बार करवाया जाए, बस बॉस के चेहरे बदलते रहें मगर प्रोजेक्ट वहीं का वहीं। फिर भी अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पाते हुए राजलक्ष्मी ने मुस्कुराकर रोहित से कहा, श्योर सर, आप मुझे डीएनए सैंपल दे दीजिए, कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे टेस्ट रिजल्ट आने में। जब रोहित और आकाश ने राजलक्ष्मी की यह बात सुनी तभी उन्हें एक बात का एहसास हुआ कि उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाने की प्लानिंग तो कर ली थी मगर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह कैलाश अधिकारी के डीएनए सैंपल किस तरह लाएंगे। कैलाश अधिकारी अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ही नाम था, उसके हजारों दुश्मन थे। कैलाश अधिकारी के आसपास की सिक्योरिटी किसी देश के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी जितनी मजबूत और टाइट थी। कैलाश अधिकारी कोई राह चलता आदमी नहीं था जिससे टकराकर उसे बिना पता चले उसके सर से एक बाल उखाड़ लिया जाए। आकाश और रोहित दोनों गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर कैलाश अधिकारी के पास से डीएनए सैंपल किस तरह हासिल किए जाएं। वहां कैलाश अधिकारी एक लेबोरेटरी में अपने खून का सैंपल देने के बाद अपनी होटल रूम में जा पहुंचा। कैलाश अधिकारी के आसपास इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि बिना कैलाश अधिकारी की इजाजत के कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता था। कैलाश अधिकारी अपने एक हाथ में शराब का एक पेन बनाकर लगातार बालकनी से बाहर देख रहा था। अचानक कई सारे सवाल उसके मन में जागने लगे थे। कैलाश अधिकारी जब भारत छोड़कर बाहर गांव चला गया था तब एक और इंटरनेशनल गैंग के साथ हुई मुठभेड़ में कैलाश अधिकारी को कई गोलियां लगी थी। उस हादसे के बाद डॉक्टरों ने कैलाश अधिकारी से कह दिया था कि वह जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता था। सारी जिंदगी कैलाश अधिकारी ने कई औरतों के साथ संबंध बनाए थे मगर कहीं न कहीं उसे हमेशा इस बात का अफसोस था कि उसके दुनिया से चले जाने के बाद उसका अपना कहलाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जब संध्या ने कोर्ट में कैलाश अधिकारी को यह खबर सुनाई थी कि नताशा उसकी अपनी औलाद की, तब से लेकर अब तक कैलाश काफी बेचैन हो गया था। वह बेसब्री से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था मगर कहीं न कहीं कैलाश के मन में अभी भी एक सवाल बार बार जाग रहा था। क्या संध्या ने उसे जो कुछ भी बताया था वह सब सच था? क्या सचमुच नताशा ही उसकी बेटी थी? कैलाश अधिकारी जब भी अपनी होने वाली बेटी की बात सोच रहा था बार बार उसके सामने श्रेया का चेहरा नजर आ रहा था। आखिर श्रेया भी संध्या की औलाद थी मगर अगर यह बात सच थी कि नताशा ही कैलाश अधिकारी की बेटी थी तो संध्या ने आज तक उससे यह बात क्यों छुपाई थी? यह बात कैलाश की समझ के बाहर थी। कैलाश ने सोच लिया था कि अगर नताशा के साथ उसका डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ तो वह एक बार जरूर श्रेया के साथ अपना डीएनए सैंपल मैच करवाएगा। होटल की बालकनी में खड़े हुए 4 घंटे बीत चुके थे। तभी कैलाश के बेडरूम में उसका एक खास आदमी आया। उस आदमी ने कैलाश से कहा, सर, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गए हैं। वह औरत संध्या बिल्कुल सच कह रही थी, नताशा ही आपकी बेटी है। यह बात सुनते ही अचानक टेंशन में नजर आ रहे कैलाश अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह जब दिल्ली ब्लैक कैट को ढूंढने आएगा तो उसे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती गिफ्ट मिलेगी। अपने बॉस के चेहरे पर खुशी देखकर कमरे में मौजूद कैलाश अधिकारी के सारे आदमी भी खुशी से झूम उठे। सब एक के बाद एक अपने बॉस को बधाई देने लगे। कैलाश अधिकारी के एक खास आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने हाथ में ड्रिंक उठाकर सबसे कहा, कंग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी, और बॉस नाउ हैज ए लीगल सक्सेसर। वाह सर वाह, मान गए। अपने बेटी भी पैदा किए तो क्या खूब की है सर। हम तो लोगों की तिजोरियों से सोना लूटते हैं, बैंकों से पैसे लूटते हैं, किसी की प्रॉपर्टी लूटते हैं, मगर आपकी बेटी ने तो सीधे किसी की बच्ची ही चुरा ली। उस आदमी की बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी कैलाश अधिकारी के चेहरे की मुस्कान अचानक ही फिर टेंशन में बदल गई। कैलाश के चेहरे पर टेंशन देखकर कमरे में अचानक खामोशी छा गई। कैलाश के खास आदमी ने कैलाश से पूछा, क्या हुआ सर? इतनी खुशी की खबर सुनने के बाद भी आप खुश नहीं हैं? कैलाश ने शराब का गिलास नीचे रखते हुए इस आदमी से कहा,
जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम एक काम करो, किसी भी तरह उस लड़की श्रेया का डीएनए सैंपल लेकर आओ। मैं एक बार अपना डीएनए सैंपल उस लड़की के डीएनए सैंपल के साथ मैच करवाना चाहता हूँ। कैलाश के सारे आदमी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अपने बॉस की यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। कैलाश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और एक काम करो, जेल में नताशा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाओ और कुछ आदमियों को भेजकर गुलेरिया हाउस में उस लड़की के डीएनए सैंपल मंगवाओ। कैलाश के आदमी ने कैलाश से कहा, सर, गुलेरिया हाउस में जाकर उस लड़की के डीएनए सैंपल लाना कोई आसान काम नहीं है। अगर छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार दोनों ही हमारे दुश्मन बन जाएंगे। कैलाश ने टेबल से अपने शराब का गिलास उठाकर एक ही घूंट में सारी शराब पी ली और उस आदमी से कहा, उस लड़की के साथ मेरा डीएनए सैंपल मैच करवाना बहुत जरूरी है, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी क्यों न मोल लेनी पड़े। कैलाश अधिकारी ने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, किसी भी हालत में ब्लैक कैट से कांटेक्ट बनाओ, उसे ईमेल भेजो, मैसेज भेजो, मगर मेरी किसी भी हालत में ब्लैक कैट के साथ मुलाकात करवाओ। गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार एक साथ अगर टक्कर लेनी है तो मुझे ब्लैक कैट के साथ हाथ मिलाना ही होगा। कैलाश अधिकारी ने पिछले दिनों ब्लैक कैट के साथ काफी कॉन्ट्रैक्ट उठाए थे। वह सारे कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी देश के एक करप्ट ऑफिसर या पॉलिटिशियन को सजा देने के लिए उठाए गए कॉन्ट्रैक्ट थे। कहीं न कहीं कैलाश अधिकारी और ब्लैक कैट के विचार काफी मिलते जुलते थे। कैलाश भी भले ही इंटरनेशनल सर्किट में गैर कानूनी काम करता था और एक बहुत खतरनाक गैंग चलाता था, मगर कैलाश ज्यादातर उन्हीं लोगों की कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेता था जिन्हें पूरी तरह से बेकसूर नहीं कहा जा सकता था। मगर पिछले कुछ महीनों से ब्लैक कैट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया था। कैलाश ने अपने खास आदमी को अपने पास बुलाकर कहा, अभी के अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल अकाउंट से ब्लैक कैट को एक मैसेज भेजो। लिखो कि कैलाश अधिकारी जल्द से जल्द ब्लैक कैट के साथ एक मीटिंग करना चाहता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैक कैट की एक मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि ब्लैक कैट हमें एक डीएनए सैंपल हासिल करने में हमारी मदद करे। यह हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कैलाश अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है। वह हमेशा आपके आभारी रहेंगे और इस मिशन के बदले आपको आज तक दी गई फीस से दुगुनी फीस दी जाएगी। मैसेज टाइप करे कैलाश के आदमी को यह नहीं समझ आ रही थी कि आखिर कैलाश श्रेया के डीएनए सैंपल को हासिल करने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाना चाहता था, जबकि लेबोरेटरी में यह प्रूफ हो चुका था कि नताशा ही कैलाश अधिकारी की असली बेटी थी। वहां गुलेरिया हाउस में अनिका के बिस्तर के आसपास आर्यन, रिया और रोहित बैठकर अनिका को देख रहे थे। कुछ ही मिनट पहले अनिका के शरीर में उन सब ने एक मोमेंट नोटिस की थी। अनिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंगड़ाई लेते हुए ऊपर देखा। अनिका यह देखकर चौंक गई कि अनिका के ऊपर 3 सर थे जो उसकी आंखों में देख रहे थे। एक सर कुछ बड़ा सा था और 2 छोटे छोटे सर नन्ही नन्ही आंखों से अनिका को घूर कर देख रहे थे। अनिका ने अचानक ही बिस्तर से अपना सर ऊपर करते हुए पूछा, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे इस तरह देख क्यों रहे हो? अनिका की आवाज सुनते ही नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, क्या मम्मी तुम जाग गई? यह कहते हुए नन्ही सी रिया अनिका को लिपट कर कहने लगी, मम्मा तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम सोई थी तो मेरा किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। ना मैं ठीक से खाना खा पा रही थी, ना ही ठीक से सो पा रही थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मम्मा। नन्हा सा आर्यन अपनी बहन की बात सुनकर हैरान हो गया। आर्यन जानता था कि पिछले 2 दिनों से रिया ने जी भर के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग की थी और अब अनिका की होश में आते ही रिया को यह सारी बातें करते हुए देखकर आर्यन को अपनी बहन पर हैरानी हो रही थी। मगर आर्यन रिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए आर्यन ने सबके सामने रिया के झूठ पर से पर्दा नहीं हटाया और चुपचाप अपनी मॉम को देखता रहा। अनिका ने नन्ही सी रिया से कहा, तो मेरी रिया ने मुझे बहुत मिस किया, तो फिर नींद में मुझे बार बार गेम खेलते हुए किस बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ? अनिका की इस बात पर रिया ने अपनी नजरें झुकाकर फिर से एक नया नाटक शुरू करते हुए कहा, मम्मा बात दरअसल यह है कि तुम्हारी चिंता में मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कुछ गेम ही क्यों न खेली जाए।
गेम में अपोजिट टीम के लोगों पर कमेंट करके मैं अपना फ्रस्ट्रेशन और तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फिक्र थी उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। एक 6 साल की बच्ची के मुंह से यह जवाब सुनकर अनिका को हैरानी होने लगी कि आखिर रिया को इतना तेज दिमाग विरासत में किससे मिला था। अनिका जानती थी कि नन्ही सी रिया बहुत शरारती थी, मगर आज पूरे 2 दिन बाद अनिका ने रिया की प्यारी सी शक्ल देखी थी। इसलिए रिया के गालों पर किस करते हुए अनिका ने कहा, मम्मा ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। रिया को प्यार करने के बाद अनिका की नजर बगल में बैठे आर्यन पर पड़ी। आर्यन ज्यादा बोलता नहीं था, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। आर्यन की आंखों में साफ लिखा था कि वह अपने मम्मा के लिए कितना परेशान रहा था 2 दिनों तक। अनिका ने नींद में भी महसूस किया था कि नन्हा सा आर्यन 2 दिनों से कई बार अनिका के बिस्तर पर चढ़कर अनिका के नाक के पास उंगली रखे यह चेक कर रहा था कि उसकी मॉम की सांसें चल रही है या नहीं। आर्यन को उसकी मांगी हुई मन्नत 6 साल बाद मिली थी। आर्यन की लाइफ में उसकी मॉम वापस आ गई थी। वह किसी भी कीमत पर अपनी मॉम को खोना नहीं चाहता था। आर्यन के माथे पर प्यार से किस करने के बाद बेड से उठते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप नीचे जाकर किसी से कहकर मेरे लिए खाना लगवा सकते हैं? मैं फ्रेश होकर नीचे आती हूँ। अनिका की बात सुनते ही रोहित बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि अनिका बाथरूम के अंदर जाती, रोहित ने अनिका से कहा, वैसे फ्रेश तो तुम अभी भी लग रही हो। अनिका की नींद पूरी तरह से खुली नहीं थी, मगर रोहित की इस बात की वजह से अनिका का चेहरा लाल हो गया था। अनिका ने अपने कपड़ों की ओर देखते हुए बच्चों से पूछा, मैं पिछले 2 दिनों से सोई थी, मेरे कपड़े किसने बदले? दोनों बच्चे एक साथ रोहित की ओर देखने लगे। जब अनिका ने बड़ी बड़ी आंखों से रोहित की ओर देखा तो रोहित अनिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। इससे पहले कि अनिका के सवाल का जवाब रोहित दे पाता, अनिका ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और सीधे बाथरूम के अंदर चली गई। बाथरूम के आईने में जब अनिका ने अपने आप को देखा तो अनिका को महसूस हुआ कि उसके गाल एप्पल से भी ज्यादा लाल हो चुके थे। जैसे ही अनिका अपने दांतों को ब्रश करने लगी, अचानक ही अनिका के चेहरे पर उदासी छा गई। अचानक ही अनिका को मयूर गुलेरिया की याद आई। मयूर गुलेरिया का ऑपरेशन करते वक्त अनिका ने ये महसूस कर लिया था, शायद मयूर का वापस अपने पैरों पर खड़ा होना काफी मुश्किल हो जाएगा। मयूर की कंडीशन जैसी थी, उस कंडीशन से मेडिकल हिस्ट्री में कभी कोई पेशेंट फिर से अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया था। नॉर्मल दवाइयों और नॉर्मल ट्रीटमेंट के जरिए तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी अचानक अनिका को ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से की गई हड्डियों की रिकवरी के बारे में याद आया। पुराने और प्राचीन किताबों में हड्डियों को फिर से मजबूत करने के लिए कई जड़ी बूटियों से बनी हुई मेडिसिन बनाई गई थी, मगर पिछले कई सालों से आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो चुका था। हालांकि पिछले कुछ सालों से आयुर्वेदिक दवाइयों का चलन फिर से देश विदेश में होने लगा था, मगर ज्यादातर दवाइयां बनाने के फॉर्मूले पुरानी किताबों के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अनिका के सामने लगातार मयूर गुलेरिया का बेजान शरीर नजर आने लगा था। अनिका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनिका किसी भी तरह अपने भाई मयूर गुलेरिया को फिर से अपने पांव पर खड़ा हुआ देखना चाहती थी, और वह जानती थी इसके लिए उसे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का ही सहारा लेना होगा। जब अनिका बाथरूम से शावर लेकर बाहर आई तब बेडरूम में कोई नहीं था। अनिका ने सोचा कि बच्चे भी शायद रोहित के साथ नीचे हॉल में चले गए होंगे। अनिका ने झट से अपना फोन अपने चार्जिंग सॉकेट से निकाला और सबसे पहले राजलक्ष्मी ने भेजा हुआ ईमेल पढ़ा। ईमेल में राजलक्ष्मी ने अनिका को जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अनिका का शक यकीन में बदल गया। रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी ही श्रेया की खोई हुई बच्ची थी। अनिका को श्रेया और पिंकी के लिए काफी खुशी महसूस होने लगी। उसे लगा कि वह श्रेया को यह खबर सुनाकर उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाली थी। मगर तभी अनिका की नजर टॉप ट्रेडिंग न्यूज पर पड़ी, जिसमें श्रेया और नताशा के कोर्ट केस के बारे में सारी डिटेल्स लिखी गई थी। उस न्यूज फीड को पढ़ने के बाद अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि जब वह पिछले 2 दिनों से गहरी नींद में सोई थी, गुलेरिया हाउस में काफी कुछ बदल चुका था। श्रेया को और आकाश को अपनी खोई हुई बच्ची वापस मिल चुकी थी। न्यूज फीड को पढ़ने के बाद अनिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब अनिका तैयार होकर अपने बेडरूम से बाहर निकली और नीचे हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि सारे लोग एक साथ क्लैप करके उसका स्वागत कर रहे थे।
अनिका की नजर हॉल में जमा सभी लोगों पर पड़ी। करण गुलेरिया ठीक सेंटर में व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और उनके आस पास आर्यन, रिया, यश, पिंकी, श्रेया, आकाश, नंदिनी, सिद्धार्थ, गुलेरिया और रोहित खड़े थे। सभी लोग मुस्कुराते चेहरे से क्लैप करते हुए अनिका का स्वागत कर रहे थे। अनिका को ऐसा फील हो रहा था जैसे वह कोई सुपर वुमन थी जो बहुत बड़ा मिशन सक्सेसफुली पूरा करके फिर से धरती पर लौट रही थी। जब अनिका ने करण गुलेरिया को घर पर देखा तो अनिका काफी हैरान हो गई थी। अनिका ने सीधे करण गुलेरिया के पास जाते हुए पूछा, आप घर पर क्या कर रहे हो? आपको इस वक्त हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। करण गुलेरिया को अभी कुछ ही दिनों पहले पता चला था कि अनिका ही उसकी असली औलाद थी, मगर इससे पहले अनिका और करण ने कभी भी एक बाप बेटी होने के नाते एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं की थी। अनिका के लिए अपना हर पेशेंट एक ही समान था। करण गुलेरिया को समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ी जो लड़की उसे इस तरह सबके सामने डांट रही थी वह उसकी बेटी थी या उसकी कंसल्टिंग डॉक्टर। करण गुलेरिया ने बस अपना सर झुकाते हुए अनिका से कह दिया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं। हालांकि जिस वक्त करण गुलेरिया यह सारी बातें कर रहे थे उनके हाथ में सलाइन और उनके गले पर एक इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क भी लगाया हुआ था। करण गुलेरिया की व्हील चेयर के ठीक पीछे एक नर्स खड़ी थी और कुछ वार्ड बॉयज भी हॉल में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार खड़े थे। अनिका ने आकाश की ओर देखकर पूछा, क्या मेरा नाश्ता तैयार है? अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही घर के कुछ नौकरों ने बड़ी ही पोलाइटली आवाज लगाते हुए अनिका से कहा, मैडम, डाइनिंग टेबल पर आपका नाश्ता तैयार है। यह सुनते ही अनिका तेजी से डाइनिंग टेबल की ओर चलने लगी। डाइनिंग टेबल पर रखी सजावट को देखकर अनिका हैरान रह गई। डाइनिंग टेबल पर जिस तरह से अलग अलग डेलिकेसीज सजाई गई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज गुलेरिया हाउस ने पूरे शहर को घर पर नाश्ते के लिए बुलाया था। अनिका ने बिना सोचे समझे ही अपनी प्लेट में अलग अलग बाउल से थोड़ा थोड़ा नाश्ता लिया और तेजी से खाने लगी। अचानक ही खाना चबाते हुए अनिका रुक गई और धीरे से जब अनिका ने अपनी नजर उठाकर देखा तो पूरा का पूरा गुलेरिया खानदान अनिका के ठीक सामने खड़ा रहकर अनिका को नाश्ता करते हुए देख रहा था। इस तरह लोगों को अपने आप पर घुरता हुआ देखकर अनिका को काफी ऑकवर्ड फील होने लगा, मगर इस वक्त अनिका के लिए जरूरी था कि वह पेट भर के नाश्ता करे, क्योंकि पिछले 60 घंटों से अनिका के गले से खाने का एक निवाला भी नहीं उतरा था। अपना नाश्ता पूरा करने के बाद अनिका ने नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए करण गुलेरिया से कहा, मैं कुछ ही देर में मयूर को अटेंड करने हॉस्पिटल जाऊंगी, तभी आपको भी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। आपको हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, वरना इतनी बड़ी सर्जरी करके मैंने जो रिजल्ट हासिल किया उस पर पानी फिर जाएगा। अनिका ने यह बात करण गुलेरिया से बिल्कुल कड़क आवाज में कही थी। करण गुलेरिया अनिका का एटीट्यूड देखकर हैरान था। मन ही मन करण गुलेरिया यह सोचने लगे कि इस लड़की को करण गुलेरिया की जान से ज्यादा अपनी मेहनत की ज्यादा फिक्र हो रही थी। अगर करण गुलेरिया को कुछ हो गया तो अनिका की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता। आकाश और सिद्धार्थ ने कई बार करण गुलेरिया को समझाने की कोशिश की थी कि इस तरह उनका घर लौट आना सही फैसला नहीं होगा, मगर करण गुलेरिया ने किसी की बात नहीं सुनी थी। घर के नौकर और परिवार के बाकी सदस्य भी यह जानना चाहते थे कि क्या अनिका के सामने करण गुलेरिया अपनी जिद छोड़ देंगे। सभी लोग जानते थे कि अनिका और करण दोनों जिद्दी थे, बस अब इंतजार उन्हें सिर्फ इस बात का था कि आज किसके जिद के सामने किसको झुकना होगा, बाप की जिद होगी या बेटी की जिद होगी।